हेलो दोस्तों। ये 2023 में जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन पेपर हम लोग लेकर आ रहे थे। पिछले दो वीडियो जा चुका था, फिर भी 2-3 दिन बीच में गैप हो गया क्योंकि हम लोग एक नया चैनल बना दिए। बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था कि सर कुछ मिले, तो एक नया चैनल, सेपरेट चैनल बना दिया जिसमें सिर्फ कंपटीशन यानी कॉमर्स से रिलेटेड जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो पीजीटी का, चाहे यूपी पीजीटी या यूपी टीजीटी का हो, या ईएमआरएस का हो, एकलव्य विद्यालय जिसको हम लोग बोलते हैं, या केवीएस का हो, या जेएसएससी पीजीटी का हो, जेएसएससी म्यूनसिपल का हो, कोई भी एग्ज़ाम इस देश के अंदर जो कॉमर्स से रिलेटेड है उसका एक सेपरेट यूट्यूब चैनल बना दिया गया है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो ये तो मेरा मेन चैनल है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में CWH कंपटीशन के नाम से मिल जाएगा। CWH कंपटीशन के नाम से वो चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि कुछ दिन अभी इस वीडियो चैनल में वीडियो जा रहा है, उसके बाद सारे कॉम्पिटिटिव वीडियो उसी चैनल में जाएंगे। अभी लोगों को जानकारी एक बार दे दे कि हाँ ये चैनल नया है, सब लोग उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। इस चैनल से इसमें भी रहना है क्योंकि नोटिफिकेशन इसी चैनल में जाएगा। मेन चैनल मेरा यही है, तो इसमें भी आपको सब्सक्राइब करके रखना है ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और उस चैनल में सारे क्लासेस मिलेंगे, उसमें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन इसी चैनल में मिलेगा। और यहाँ से फिर हम आपको सारे लोगों को वहाँ शिफ्ट कर देंगे ताकि क्लासेस आप वहाँ देख सकते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन यहाँ देख सकते हैं। वहाँ क्लासेस सजाए हुए हैं। तो अगर आप जेएसएससी म्यूनसिपल का तैयारी कर रहे हैं और अगर आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को भेजिए और आप तक पहली बार वीडियो पहुंचाए, तो आप ज़रूर ये काम कर लें कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग जो ये चैनल है इसको तो सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, CWH कंपटीशन के नाम से एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वहाँ पूरा वीडियो, 200 से ज़्यादा वीडियो पूरे यूनिट का, पूरे सिलेबस का फ्री कर दिया गया है। तो आप फ्री वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे कोई चार्ज उसके लिए नहीं वसूलना है। वहाँ फ्री वीडियो अवेलेबल है सारे टॉपिक का। अगर किसी को इनकम टैक्स में दिक्कत है, पूरा 28 वीडियो इनकम टैक्स का है। कोस्ट में दिक्कत है, कोस्ट का वीडियो देखिए। अगर अभी से स्ट्रेटजी बना दिया जाए, 28 वीडियो, एक वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा, तो ठीक से 28 वीडियो देखने में 14 घंटा निपटेगा। 14 घंटा अगर हम लगातार देख लेंगे तो इनकम टैक्स का कमांड बन जाएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जो सारा वीडियो देख लिया, हिम्मत करके एक बार, है ना, बर्दाश्त करके, पेशेंस जिसके पास है, लगातार 14 घंटा पढ़ लिए, बीच में 10 घंटा पढ़े, फिर ब्रेक मारे, फिर पढ़े, अगर लगातार आप पढ़ लिए, चूंकि एक वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा का है नहीं, तो सही से अगर 28 वीडियो देखे तो 14 घंटा निपट जाएगा। यानी एक दिन, 2 दिन में हम निपट देंगे 7-7 घंटा करके। 2 दिन में इनकम टैक्स खत्म। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, बाकी बात करें, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 200 वीडियो है, 30 मिनट का एक वीडियो है, मतलब 100 घंटा। 100 घंटा का मतलब 3 दिन, सही से देखें 4 दिन। 4 दिन हम लोग मान के चलते, वैसे 24 × 4 करेंगे तो 4-5 दिन में हम लोग निपट देंगे। लेकिन 5 दिन हम नहीं देखते। अगर हम 10 घंटा भी रोज़ देख रहे हैं तो 100 घंटा देखने के लिए हमको 10 दिन का समय चाहिए, और 10 दिन आराम से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। 10 से 12 घंटा देखिएगा, पूरा कमांड बन जाएगा। क्योंकि जो वीडियो देखेंगे कंटिन्यूअस, वीडियो देखने के बाद जो हम जैसे समझाते हैं जो चीज़ ना, ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से पिक कर रहा है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर पीजीटी इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको किताब का क्वेश्चन कम पूछ रहा है, तो आप किताब के चक्कर में मत रहें, नोट्स के चक्कर में भी ना रहें। नोट्स अगर समझ नहीं आता तो पढ़िए, एमसीक्यू के चक्कर में रहें, एमसीक्यू खूब प्रैक्टिस मारिए। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा देखिए क्योंकि जो समझाने वाला पोर्शन होता है, क्वेश्चन वहाँ से दाग रहा है। जैसे बहुत लोगों को पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में देखे तो अमलगमीशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, पता नहीं था। जब समझ आ गया कॉन्सेप्ट तो कोई क्वेश्चन दे दे, एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड में मिला दे, वाई को जेड में मिला दे, हम आराम से तीनों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए कि हम इसको अमलगमीशन बोलते हैं, इसको ऑब्जर्प्शन बोलते हैं, इसको रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। आज भी हम लोग लेकर आ रहे हैं, ये 2023 का पीजीटी का क्वेश्चन है जो 5 सितंबर को एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर है। तो पिछले बार में देखिए बहुत अच्छे से आपको हम समझा चुके थे अमलगमीशन का कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है। मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था, थर्ड क्वेश्चन नहीं था, वहाँ पे मिसिंग था। यहाँ पे देखिए पूरा पीडीएफ किसी आप ही लोग में से किसी भाई साहब ने भेजा है, थैंक यू उनके उनके उनको धन्यवाद बहुत बहुत। वो हमारे पास से नोट्स लिए हुए थे और वो हमको पूरा पीडीएफ कंप्लीट भेजे हुए। तो याद रखिएगा, उनके लिए धन्यवाद है कि उन्होंने आप लोगों के लिए भी इतना सोचा कि कंप्लीट पीडीएफ मेरे पास आ गया। चलिए एक एक करके समझाते हैं, क्लियर करते जाते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड क्वेश्चन था, द मेथड टू बी फॉलोड इन केस ऑफ अमलगमीशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। बोलता है कि जब अमलगमीशन मर्जर नेचर का होगा, ऐसे आपको मालूम होना चाहिए अमलगमीशन 2 नेचर का होता है। इन द नेचर ऑफ मर्जर, विलय के स्वभाव की प्रकृति होती है, और एक होता है इन द नेचर ऑफ परचेज। तो अमलगमीशन में जब आप काउंटिंग की बात करेंगे, अमलगमीशन की बात करें तो 2 तरह से, या तो मिल जाओ या खरीद लेंगे। इन द नेचर ऑफ मर्जर मतलब मिल जाओ, इन द नेचर ऑफ परचेज मतलब खरीदना। तो दोनों में अलग अलग मेथड यूज होता है। तो बोलता है मर्जर में कौन सा मेथड यूज होता है, तो 2 ही मेथड होता है, एक होता है परचेज मेथड, ये मेथड नहीं है, याद रखिएगा, और एक पूलिंग इंटरेस्ट मेथड होता है।
तो दो मेथड होता है। पूछ रहा है मर्जर जब हम करेंगे तब कौन सा मेथड लगेगा, जब हम परचेज करेंगे तब कौन सा मेथड लगेगा। तो मर्जर जब हम करते हैं तो लगता है पूलिंग इंटरेस्ट मेथड, याद रखिएगा, जब हम मर्जर करेंगे तो पूलिंग इंटरेस्ट मेथड लगेगा। और जब हम परचेज नेचर का अमलगमेशन करेंगे, मर्जर नेचर के अमलगमेशन में लगेगा पूलिंग इंटरेस्ट मेथड। जो मेथड यूज होता है अकाउंटिंग के लिए उसको हम लोग बोलते हैं पूलिंग इंटरेस्ट मेथड। और जो परचेज मेथड होगा उसमें तो खुद नाम है, इन द नेचर ऑफ परचेज में कौन सा मेथड लगेगा, परचेज। तो ये तो याद हो गया कि इन द नेचर ऑफ परचेज में परचेज मेथड लगेगा। और इन द नेचर ऑफ मर्जर, मर्जर मतलब विलय का स्वभाव, जो मिल जाना, और परचेज मतलब खरीद लेना। दो तरीके से हम आपको अपने अंदर समझ सकते हैं, या तो आप मेरे में मिल जाइए या तो आपको हम खरीद लेंगे। दो तरीके से हम लोग, बात समझ आ रही कि नहीं, या तो आप मिल जाइए या तो आपको हम खरीद लेंगे। ये दो तरीके से हम अपनी कंपनी को मर्ज कर सकते हैं। तो जब आप हमारे में मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं इन द नेचर ऑफ मर्जर। वहाँ पे जो मेथड लगेगा वो लगेगा पूलिंग इंटरेस्ट मेथड। और जब हम किसी रनिंग बिजनेस को खरीद लेते हैं, वो भी अमलगमेशन का तरीका है कि मेरे में मिल जाओ भैया या तो तुम्हारे को हम खरीद लेंगे। तो जब हम खरीद लेते हैं उसको बोलते हैं इन द नेचर ऑफ परचेज। और वहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, परचेज मेथड। चलिए आगे जब पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि गुडविल अराइजिंग ऑन अमलगमेशन इज टू अमोर्टाइज। कि बोलता है अमलगमेशन में जो गुडविल अराइज होता है, अमलगमेशन में जो गुडविल अराइज होता है, अमलगमेशन के केस में जो गुडविल क्रिएट होता है, कब गुडविल क्रिएट होता है, याद रखिएगा। पीसी जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं परचेज कंसिडरेशन, तो वहाँ क्या होता है कि पीसी का अमाउंट, यहाँ गुडविल निकालने का एक ही तरीका है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। गुडविल निकालने का एक तरीका है, यहाँ पे आप देखेंगे तो गुडविल कैसे निकलता है। गुडविल निकालने के पीसी देखना होगा, पीसी परचेज कंसिडरेशन अगर ज़्यादा है और नेट एसेट कम है, मतलब हम ज़्यादा पैसा दिए और हमको कम संपत्ति मिला। हम किसी बिजनेस को जब खरीदते हैं और हम उसको ज़्यादा पैसा दिए, ये गुडविल का कैलकुलेशन तभी करेंगे अमलगमेशन में जब इन द नेचर ऑफ परचेज होगा। मर्जर के केस में गुडविल नहीं निकलेगा। मिल जाएंगे, दो कंपनी आपस में मिलेंगे तो गुडविल कहाँ का निकलेगा। इन द नेचर ऑफ मर्जर में सिर्फ कैपिटल रिजर्व निकलता है, जबकि इन द नेचर ऑफ परचेज में गुडविल कैलकुलेट होकर निकलता है। तो गुडविल कब निकलेगा, तो गुडविल तब निकलेगा जब आप पीसी यानी आप पेमेंट जितना किए, पैसा जितना दिए वो ज़्यादा होगा और संपत्ति आपको कम का मिलेगा। सोचिए हमको 6 लाख का प्रॉपर्टी मिला और हमको 6,30,000 देना पड़ रहा है उसके लिए, तो 30,000 ज़्यादा किस बात का दे रहे हैं, तो उसका रेपुटेशन का दे रहे हैं। तो याद रखिएगा कि नेट एसेट कम होगा और परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा होगा, तो जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो एक्स्ट्रा जो आएगा वो क्या निकलेगा, गुडविल। यानी गुडविल का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, अगर कुछ नहीं हो तो गुडविल इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट। परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा होगा, नेट एसेट कम होगा, तो पीसी माइनस नेट एसेट इक्वल टू गुडविल। पीसी जितना ज़्यादा होगा नेट एसेट से, पीसी जितना ज़्यादा होगा नेट एसेट से वो क्या कहलाएगा, गुडविल। या बोल सकते हैं नेट एसेट से पीसी जितना ज़्यादा हो, या दोनों के बीच जो अंतर होगा उसको किस नाम से बोलते हैं, गुडविल। और दूसरा केस ये होता है कि पीसी कम होता है और नेट एसेट ज़्यादा होता है। क्या होगा, संपत्ति मिला 2 लाख का और पैसा दिए 1,80,000, मज़ा ही मज़ा है। प्रॉपर्टी आया 2 लाख का और पैसा दिए 1,80,000, तो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे आता है कैपिटल रिजर्व। क्या आता है, कैपिटल रिजर्व। यहाँ हम कैपिटल रिजर्व है तो फायदे में चले गए। तो दो परिस्थिति आएगा, पीसी मोर देन नेट एसेट इक्वल टू गुडविल, पीसी लेस देन नेट एसेट इक्वल टू कैपिटल रिजर्व। अब चलते हैं, तो बोल रहा है कि जो समामेलन पर उत्पन्न होने वाले गुडविल जो ख्याति था उसको कितने साल तक राइट ऑफ कर सकते हैं। तो याद रखिएगा उसको 5 साल के अंदर ही आपको राइट करना होगा। कितने साल के अंदर राइट ऑफ करना होगा, 5 साल के अंदर ही राइट ऑफ करना होगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है एट द टाइम ऑफ डॉट 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 इंटर कंपनी डेब्ट्स एंड एक्सेप्टेंस आर टू बी कैंसल्ड आउट। किस समय ऐसा होता है कि जब हम इंटर कंपनी डेब्ट को या एक्सेप्टेंस को कैंसल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी में इंटर ट्रांसफ़र होता था, इंटर डेब्ट्स होता था। जैसे होल्डिंग कंपनी दो है, एक एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और एस लिमिटेड सब्सिडी कंपनी है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका आपस में जो ट्रांसफ़र होता था ना उसको बोलते थे इंटर कंपनी ट्रांसफ़र। तो इंटर कंपनी ट्रांसफ़र में इसका बैड डेप्ट वगैरह या डेटर वगैरह को आपस में एडजस्ट किया जाता था। वो कब करते हैं, जब हम कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। कब करते हैं, जब हम कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, मर्जर नहीं होगा, इंटरनल कॉन्सोलिडेटेड, यहाँ कॉन्सोलिडेशन लिख सकते हैं या कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं। जब हम कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट होता है बना रहे होते हैं उस समय हम क्या करते हैं, जो इंटर कंपनी यानी होल्डिंग और सब्सिडी के बीच में आपस में जो डेप्ट और एक्सेप्टेंस का ट्रांसफ़र हुआ है उसको कैंसल आउट करते हैं। क्योंकि बताइए, ये बोल रहा है कि होल्डिंग कंपनी 30,000 रुपया सब्सिडी को देगी, तो क्या देगी, सब्सिडी का बाप तो यही है, सब्सिडी को तो कंट्रोल यही करता है। तो बताइए, हमारी कोई सब्सिडी कंपनी हमसे पैसा लेगी, हम उसको बनाए वो हमसे पैसा लेगी,
तो इसीलिए बोला जाता है कि इंटर कंपनी ट्रांसफ़र को हटा दिया जाता है इन केस ऑफ कंसोलिडेशन या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय ऐसा किया जाता है। अब सोचिए हमारा एक दुकान है, हमारा एक सब्सिडी दुकान, हमारा कोई आदमी गया कि 2 पीस यहाँ मेरे पास कोई शॉर्ट पड़ गया था, एक और दुकान हमारा मार्केट में, और हमारे पास 2 पीस कम हो गया था। हमारा एक आदमी क्या कि सर मांगे साहब, तो वहाँ से अगर सर मांगे हैं तो क्या मेरे नाम पर बिल काट के देगा वो? हम सामान भेजते हैं, हम उसके बाप हैं, उस कंपनी का मालिक हम हैं, तो हमको बिल काट के देगा? नहीं काट के देगा। तो क्या करेगा बताइए? हिसाब तो उसका अलग है, हम तो उसका माल अलग भेजे थे, उसी से अपना अपने पास मंगा रहे, तो क्या करेगा? लिख देगा इंटर बिजनेस ट्रांसफ़र कि सर इतना उस ब्रांच में ट्रांसफ़र हुआ है, क्योंकि हिसाब तो रखना पड़ेगा। तो आपस में अगर बिजनेस में ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ उसको बोला जाता है इंटर कंपनी सेटलमेंट, और उसको सेटलमेंट किया जाता है एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय। देखिए होल्डिंग कंपनी से ज़्यादा है, माइनॉरिटी होल्डिंग्स विल डॉट 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 बाई द नंबर ऑफ बोनस शेयर रिसीव्ड बाय द होल्डर्स। बोलता है कि माइनॉरिटी होल्डिंग्स, यहाँ बोलता है धारकों द्वारा प्राप्त बोनस शेयरों की संख्या में अल्पसंख्यक होल्डिंग क्या होगा? अगर बोनस शेयर मिलेगा तो बोनस शेयर मिलने से जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर होगा उससे क्या होगा? बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? तो खुद जानते हैं कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर को भी बोनस मिलेगा तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर क्या होगा? बढ़ जाएगा। किसी को भी बोनस शेयर मिलेगा तो उससे नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ शेयर क्या होता है? बढ़ जाता है। बोनस शेयर नहीं, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाता है। किसी को भी बोनस शेयर मिलेगा तो उसको नंबर ऑफ शेयर क्या होता है? उसका बढ़ जाता है। हमेशा याद रखिएगा, किसी को भी मिले। आगे बोलता है कि ऑन द consolidated balance sheet if the share of a company have been bought for more than the balance sheet values then difference would be। ये देखिए हम भी बता चुके हैं, अभी हम नहीं बताने वाले इसको, अभी बहुत अच्छे समझाए थे। बोलता है जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो यदि किसी कंपनी के शेयर बैलेंस शीट मूल्य से अधिक हो जाते हैं, यानी बैलेंस शीट के वैल्यू से ज़्यादा हो जाते हैं, तो डिफरेंस को कहाँ लिखा जाता है? मतलब है कि हमारा हिस्सा बैलेंस शीट के वैल्यू से ज़्यादा हो गया, मतलब हमारा बैलेंस शीट में जितना संपत्ति था उससे हम ज़्यादा पैसा दे दिए हैं, तो क्या कहलाएगा वो बताइए? बैलेंस शीट में जितना लिखा है, मतलब एसेट जितना आ रहा है उससे ज़्यादा पैसा दे दिए हैं, तो उसको किस नाम से जानते थे? गुडविल के नाम से। जितना हमारा नेट एसेट आ रहा है भैया, वो नेट एसेट से हम ज़्यादा पैसा दे दिए, तो ज़्यादा दे दिए मतलब इधर हमारा पीसी ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा पैसा दे दिए हैं नेट एसेट से, तो मेरा वैल्यू क्या आएगा? गुडविल। बोलता है प्रॉफिट अर्न आफ्टर इक्विजिशन ऑफ शेयर। अगर आप शेयर खरीदने के बाद जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं? शेयर खरीदने के बाद जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको रिवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं, और शेयर खरीदने से पहले वाले को कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। ये प्री वाला है, खरीदने से पहले वाला ये, और खरीदने से बाद वाला। अगर आप होल्डिंग कंपनी पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए पोस्ट प्रॉफिट क्या होता है, प्री प्रॉफिट क्या होता है। तो ये पोस्ट प्रॉफिट होता है, वो रिवेन्यू प्रॉफिट होता है। ये किसका पोस्ट वाला रिवेन्यू प्रॉफिट किसके लिए होता है? होल्डिंग कंपनी के लिए होता है। किसके लिए होता है? होल्डिंग। और ये प्रॉफिट किसके लिए होता है? सब्सिडी कंपनी के लिए होता है। बोलता है आउट ऑफ द अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी शेयर इज रिड्यूस फ्रॉम द स्टॉक। बोलता है अनरियलाइज प्रॉफिट अगर होगा, अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब होता है, यही अभी बताए कि दो कंपनी आपस में, होल्डिंग और सब्सिडी अगर आपस में ही डील कर रहा है, तो बताइए क्या होल्डिंग कंपनी प्रॉफिट इसको देगा या ये प्रॉफिट देगा? नहीं देगा। जैसे इसको ऐसे समझिए, बिग बाजार का है, हजारीबाग में ब्रांच है, बिग बाजार का ब्रांच रांची में है। अब हजारीबाग में कुछ माल शॉर्ट कर गया तो रांची से मंगा लिया, तो क्या रांची ब्रांच कौन से रेट बेस को भेजेगा? जो वो जनता को बेच रहा है या जो उसको हेड ऑफिस से मिला है? समझिएगा, रांची ब्रांच में मान ली किसी ये पेन है 25 रुपये, वहाँ जनता को बेच रहा है, तो हेड ऑफिस से तो 25 नहीं मिला होगा ना, कम में मिला होगा। तो ब्रांच को ही अपने ही बिजनेस को दे रहा है, तो अपने बिजनेस को प्रॉफिट लेके देगा या विदाउट प्रॉफिट देगा? तो विदाउट प्रॉफिट देगा। अगर प्रॉफिट लेके दिया है तो उसको सेटलमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर 3 रुपये इसका प्रॉफिट जनता से ले रहा था और इसको भी भेज दिया, अपने ही ब्रांच को 3 रुपये प्रॉफिट में भेज दिया, तो आपको 3 रुपये निकाल के और दो जगह पर माइनस करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ माइनस करना पड़ेगा? 3 रुपये में बताइए। वो भेजा है तो उसके प्रॉफिट में माइनस करना पड़ेगा और इसके स्टॉक में माइनस करना पड़ेगा। वही पूछ रहा है कि यहाँ पर यह क्या लिखा है कि आप अनरियलाइज लाभ में से एक होल्डिंग कंपनी का हिस्सा स्टॉक और किससे कम किया जाता है? अभी बताया, स्टॉक और कहाँ पे माइनस करेंगे? तो प्रॉफिट में। देखिए प्रॉफिट कहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, दो जगह पे माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बेचने वाला है वो प्रॉफिट दिखा रहा है 3 रुपया, जबकि 3 रुपया अपने ब्रांच को बेचा, कि हम 54 नहीं प्रॉफिट देंगे, हम तो लागत पर वसूलेंगे ना उससे। तो बताइए हमको जो बेचा, हमारा ब्रांच बिग बाजार हजारीबाग को बेचा, तो बिग बाजार रांची को बिग बाजार हजारीबाग 3 रुपये देगा क्या? नहीं ना देगा। वो बोलता है हम जानते नहीं कि कितना रेट में आता है, उतने देंगे जितना में आया है। और बताइए 3 रुपया उसको नसीब नहीं होगा और वो 3 रुपया अपना अकाउंट्स में दिखा चुका है कि 3 रुपया हम कमा लिए।
अपने ही बिग बाजार को बेच के, तो यहाँ से बिग बाजार हजारीबाग तो उसको देगा नहीं चवन्नी, तो वो क्या करेगा, अपने प्रॉफिट में बिग बाजार का जो प्रॉफिट था, यानी अपने ही ब्रांच का जो प्रॉफिट था उसको माइनस कर देगा, तो वो प्रॉफिट में माइनस करेगा। और जो खरीदने वाला है, अब इसके पास तो 22 रुपये 25 रुपये का पेन आया, तो ये क्या करेगा, स्टॉक में माइनस करेगा। तो परचेजर कंपनी अपने स्टॉक में माइनस करेगा, सेलर कंपनी अपने प्रॉफिट में माइनस करेगा। तो पूछ रहा है का स्टॉक में, और दूसरा क्या होगा, प्रॉफिट में माइनस होगा इन केस ऑफ होल्डिंग कंपनी। बोलता है परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट, फिर देखो ये भी हम नहीं बताने वाले। अगर परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा हो गया और नेट एसेट कम हो गया तो क्या होगा, आप सब लोग बता सकते हो। परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा हो गया, नेट एसेट कम हो गया तो क्या निकलता है, गुडविल निकलता है। इसलिए हम देखिए सिंपल हम क्या कर रहे हैं, हम आपको बेसिक लॉजिक बता दे रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे। एक बार लॉजिक बता दिए, गुडविल कब निकलेगा, कैपिटल। अब कोई बच्चा इसको रट लिया कि नहीं नहीं गुडविल होता है ऐसे, और इसका उल्टा दे दिया तो पता ही नहीं उनको क्या होता है। तो जब उनको पता ही नहीं क्या होता है तो कैसे मार पाएंगे। लेकिन आपको अगर पूरा कॉन्सेप्ट पता है कि बढ़ेगा मतलब पीसी अगर ज़्यादा होगा, हम पेमेंट ज़्यादा करेंगे और एसेट कम का मिलेगा तो गुडविल, अब पेमेंट कम करेंगे एसेट ज़्यादा का मिल जाएगा तो कैपिटल रिजर्व। उनको कोई दिक्कत ही नहीं, कल हो के कुछ भी पूछ दे डिफरेंस बिटवीन नेट एसेट एंड परचेज कंसिडरेशन। नेट एसेट में परचेज कंसिडरेशन माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, तो कैपिटल रिजर्व। और परचेज कंसिडरेशन में नेट एसेट माइनस करेंगे तो निकल जाएगा गुडविल। ये बात ध्यान रखना है। तो ये भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। 11 नंबर बोलता है कि इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी शेयर रिसीव फ्रॉम द न्यू कंपनी आर रिकॉर्डेड एट। ट्रांसफर कंपनी जो नई कंपनी से शेयर इशू करता है उसको किस प्राइस पर लिखता है, तो याद रखिएगा जो भी नई कंपनी का शेयर आता है वो मार्केट प्राइस पर आता है। किस पर आता है, मार्केट प्राइस पर आता है। इफ द ट्रांसफरी कंपनी पेड द लिक्विडेशन एक्सपेंसेज इज डेबिटेड टू। ट्रांसफरी कंपनी का मतलब क्या होता है, दो तरह का कंपनी, ट्रांसफर और ट्रांसफरी। मतलब एक कंपनी जो अपना बिजनेस बेच रहा है उसको ट्रांसफर बोलेंगे और जो उसको खरीद रहा है उसको ट्रांसफरी को बोलेंगे। तो बोलता है ट्रांसफरी कंपनी अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करती है तो उसको कहाँ पे डेबिट कर देते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। आगे बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज नॉट अप्लीकेबल इफ द सेपरेटेड एंटिटी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी आफ्टर इक्विजिशन। बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 लागू नहीं होता है अगर कोई ट्रांसफरर कंपनी जो है इक्विजिशन के बाद अपना अस्तित्व बनी रहती है। ध्यान दीजिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या बोलता है कि अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस को बेचती है तो आप उसको अपना अस्तित्व खत्म कर देना होगा, मतलब नामो निशान मिटा देना होगा। तो बोलता है कि का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जी यहाँ तो लागू होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा नहीं लागू होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी परिस्थिति में लागू होता है नहीं। विकल्प देखिए ये वाला बताइए, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में क्या बोल रहे हैं कि अमलगमेशन हो रहा है, दो कंपनी बंद होकर एक नई कंपनी बना रही, अभी दोनों जिंदा रहे और नया कंपनी भी बन जाए, कैसे होगा भैया, दो को बंद करना पड़ेगा। तो बोलता है कि अगर कोई कंपनी बंद नहीं होती है, अपना अस्तित्व बनाए रखती है और नया कंपनी बनाने का प्रयास करती है तो उसे अमलगमेशन नहीं कहते हैं। और जब अमलगमेशन नहीं करते तो वहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 लागू नहीं होता है। इन केस ऑफ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, अभी देख बता चुके हैं। परचेज अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो क्या होगा, द अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपेंड। हाँ, जब हम लोग अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज की बात करते हैं तो अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट कब खुलता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व को ट्रांसफर करने के लिए। बी ऑप्शन इसका सही होगा। जो लीगल रिजर्व होता है उस लीगल रिजर्व को ट्रांसफर करने के लिए ये अकाउंट ओपन होता है। लीगल रिजर्व को ट्रांसफर करने के लिए एक अलग से हम लोग अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट खोलते हैं। तो बोलता है द टाइम इंटरवल बिटवीन द डेट ऑफ इक्विजिशन ऑफ अ शेयर इन अ सब्सिडी कंपनी एंड डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द होल्डिंग कंपनी इज नोन एज। फिर से समझिएगा, जिस दिन हम शेयर खरीदे और जिस दिन बैलेंस शीट बनाए, इस बीच का को हम क्या बोलते हैं, अभी बता चुके थे, प्री और पोस्ट बताए थे ना। खरीदने से पहले वाला डेट प्री होगा और खरीदने के बाद वाला क्या कहलाएगा, पोस्ट। तो देखिए इसमें पोस्ट किधर है, यहाँ पे कौन सा होगा, प्री या पोस्ट, तो पोस्ट इक्विजिशन पीरियड बोलते हैं। यानी जिस दिन आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं उसके बाद का पीरियड पोस्ट पीरियड कहलाता है और खरीदने के पहले का पीरियड प्री पीरियड कहलाता है। ये भी होल्डिंग में आप सीखें, अगर होल्डिंग पढ़े तो। देखिए होल्डिंग कंपनी, हमारे पास जो लोग कोर्स लिए हुए थे, हमको लगता है 150 से ज़्यादा लोग हमारे पास पढ़ रहे थे ऑनलाइन में, उन लोगों का एक टॉपिक छूट गया था, होल्डिंग कंपनी। मैं उन लोगों को बता दूं जो हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, मैंने होल्डिंग कंपनी को सबसे पहले कंप्लीट किया। जो छूट गया था टॉपिक उसको फिर से कंप्लीट कर दिया, इसलिए क्योंकि होल्डिंग का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। और ध्यान दीजिएगा, जिसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है मैं वही टॉपिक को टच कर रहा हूँ, उसी को आप 2-3 बार पढ़िए, उस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपका कमांड हो जाएगा। क्योंकि होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग कंपनी से क्वेश्चन आया है। आप देख लीजिए, होल्डिंग और अमलगमेशन 2 चैप्टर ऐसा है जिससे क्वेश्चन भर दिया है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नज़र ही नहीं आ रहा है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए, क्योंकि ये संजोग है, ये तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इससे आया तो हम अगले एग्जाम में भी उससे आएगा, बट आप तैयारी अच्छे से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, मिस्टर सोरेन स्टार्टेड अ बिजनेस 18/11/2022 को। हिज पॉलिसी इज टू क्लोज हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दिसंबर 31 को हर साल ये अपना बंद करता है। ही फॉलो द कैलेंडर ईयर, व्हाट विल द प्रीवियस ईयर ऑफ इनकम टैक्स। बोलता है इसका इनकम टैक्स का प्रीवियस ईयर। भैया आप क्या फॉलो करते हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं सर, टैक्स डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं आप कब फॉलो करते हैं। आप अपना बर्थडे में बंद कीजिए खाता, कि नहीं सर हमारा जन्मदिन है उसी दिन बंद करें, बंद करो भैया। इनकम टैक्स तो 31 मार्च को ना देना पड़ेगा, हाँ या नहीं। बहुत लोग होता है कि नहीं नहीं हम सर हम आज दिवाली से शुरू किए, अब नहीं तो हम अपना बर्थडे से शुरू करेंगे, बर्थडे शुरू करेंगे बर्थडे में बंद करेंगे। भाई बंद करो, टैक्स तो आपको 31 मार्च को ही देना होगा, क्योंकि आपके नियम से सरकार नहीं चलेगी। आप धंधा करो, सरकार के नियम से आपको चलना पड़ेगा। तो सरकार तो टैक्स मार्च में लेगी, तो देखिए मार्च वाला महीना ऐसे भी पकड़ लेगा लोग। 1 अप्रैल 2022 कहाँ से आ जाएगा, जब एक 18/11 से शुरू किया, तो 18/11 धंधे शुरू किया है, तो 18/11 से धंधा शुरू किया तो कमाई तो यही ना देगा। तो याद रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रीवियस ईयर, ध्यान दीजिएगा एक बात और वो आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर पूछ रहा है। प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का हो सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर 12 महीने से कम का नहीं हो सकता। अगर असेसमेंट ईयर यहाँ पूछ देता ना तो आपका ये जवाब बिल्कुल सही था। असेसमेंट ईयर पूछता है, ये जवाब बिल्कुल सही था, याद रखिएगा। असेसमेंट ईयर 12 महीने से कम का हो ही नहीं सकता, अगर असेसमेंट पूछता। वैसे ये जवाब नहीं सही था, ये 23 यहाँ होना चाहिए था। असेसमेंट अगर इसका पूछता तो यहाँ 23 होता, यहाँ 24 हो जाता, ठीक है। क्योंकि 23-24 प्रीवियस ईयर अगर 22-23 है तो इसका असेसमेंट क्या होगा, 23-24 होगा। तो 23-24 अगर ये था तो सही होता, असेसमेंट पूछता तो। लेकिन प्रीवियस पूछ रहा है तो प्रीवियस हम धंधा इससे शुरू किए तो इस दिन से कमाए, और इस दिन से लेकर लास्ट डेट तक कमाएंगे। तो ये कौन सा सही है इसमें, 18/11 से शुरू किए धंधा तो उस दिन से कमाना शुरू किए, तो उस दिन के कमाई से लेके 31 मार्च तक जो कमाए हैं उस पर टैक्स लगेगा। भले आप खाता 31 दिसंबर को बंद करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है टैक्स डिपार्टमेंट को। टैक्स डिपार्टमेंट अपने सिस्टम से चलेगा, आपके सिस्टम से नहीं चलेगा। आगे बोलता है द मैक्सिमम लिमिट रिबेट अलाउड अंडर सेक्शन 87A। 87A में मैक्सिमम लिमिट कितना अलाउ किया गया है, अगर किसी व्यक्ति का इनकम, अगर किसी व्यक्ति का इनकम 5 लाख से अधिक नहीं होता है तो कितना अलाउ किया गया है। तो ये लिखा है कोई अलाउ नहीं किया गया। अब पहले वाले में था 5000 का अलाउ था, पहले वाले में कितना अलाउ था, 5000 का अलाउ था, अभी कोई अलाउंस नहीं। एज पर सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स सैलरी इज टैक्सेबल। बोलता है कि सेक्शन 15 इनकम टैक्स का क्या बोलता है, सैलरी कब टैक्सेबल होगा। तो सैलरी टैक्सेबल के लिए सब लोग पढ़े होंगे, सैलरी ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। सैलरी ड्यू इसको बोलते हैं ड्यू बेसिस, और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। या तो ड्यू पहले होगा तो लगेगा टैक्स, या रिसीव पहले होगा तो बोलता है ड्यू या रिसीव में जो भी पहले होगा आपको टैक्स लगेगा इनकम टैक्स में, एज पर सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। याद रखिएगा इनकम टैक्स का कानून कब बना था, 1961 में बना है। इनकम टैक्स में कितने हेड हैं, 5 हेड हैं। 5 तरह से क्लासिफाई किया गया इनकम को। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा होता है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, या प्रॉफिट फ्रॉम इनकम एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन बोल सकते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन बोल सकते हैं। चौथा हेड होता है कैपिटल गेन, और पांचवा हेड होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो जब पांचों हेड को जोड़ देते हैं, टोटल कर देते हैं उसके इनकम को, तो निकलता है GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में ATC से ATU तक का डिडक्शन लेस कर देते हैं तो निकल जाता है टोटल टैक्सेबल इनकम, और फिर उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है। हो गया ये? अच्छा, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। बोल रहा है इसमें से इनकम टैक्स एक्ट का अंडर सेक्शन 16 में कौन डिडक्शन नहीं है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, इंटरटेनमेंट। याद कीजिए सैलरी वाला जो फॉर्मेट है, अगर आप मेरा इनकम टैक्स का वीडियो देखें, डाला हुआ है CWH कंपटीशन में डाला हुआ है, उसका देख लीजिएगा, तो उसमें पूरा नीचे में डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16 का, सैलरी वाले चैप्टर में। तो जो नीचे अंडर सेक्शन 16 का डिडक्शन मिलता है वहाँ 3 मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है, और एम्प्लॉयमेंट टैक्स का मिलता है। लेकिन हाउस रेंट अलाउंसेस का डिडक्शन वहाँ पे अलाउड नहीं है। और अब लोग 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बोलता है हाउस प्रॉपर्टी में इनकम टैक्स में कौन सा जो है चार्जिंग सेक्शन है। तो सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन है। who can be said to have self occupied house प्रॉपर्टी। बोलता है किसके बारे में कहा जा सकता है कि उसके पास स्व अधिकृत गृह संपत्ति है। तो याद रखिएगा एक व्यक्ति बोल सकता है और एक HUF बोल सकता है। कंपनी बोलेगा कि मेरे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो नहीं मानता है। कंपनी में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का बात ही नहीं है। एक आदमी और एक HUF बोल सकता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो हमको छूट दीजिए, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में टैक्स नहीं लगता है। तो ये एक व्यक्ति और एक HUF के लिए लागू हो सकता है, कंपनी के लिए लागू नहीं हो सकता है। तो इसके आगे का हम लोग फिर अगले क्लास में देखेंगे।